आ रही है आवाज? चलो बोलो। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 7 पीछे पहुंच गए 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 दोनों गायब हो गए। कल अगर टेस्ट देने आएंगे इनको बाहर भगा देंगे। देखते हैं कैसे याद से। 21 तुम हो सचिन शर्मा? अच्छा 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 बैठे हो कि लटके हो? है हमें तो नहीं लगता खड़े हो। चलो अभी सुन रहे तुमसे, पढ़ाई करो तब तक। इसको खड़ा करो, जिसको खड़ा किया पढ़ो, उससे पूछेंगे सब। 32 33 34 35 36 37 38 39 39 किसका है? 39 किसका है? तुम क्यों बोली? खड़ी हो, खड़ी हो जाओ। 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 मुंह नहीं बंद रहेगा। तुम्हारा पेट दर्द होता है, बैठो। दिमाग खोल करके बैठा करो, क्लास में सुन रहे हो क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा। तुम हिंदी में कंफ्यूज जाती हो, हिंदी नहीं आती और तो हिंदी मीडियम रही हो। 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 बहुत धीरे आवाज तुम्हारी। 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 साहिल खान कौन? क्या 20? कल लगवा लेना, टाइम नहीं आज। चलो बताओ, बंद करो। हाँ। सोयाबीन में न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। कितना होता है? फैट तो नहीं बताया था। प्रोटीन, ऑयल, कार्बोहाइड्रेट। क्या? पहले साइज खड़े हो जाओ। जगह कम है तो खड़े नहीं हो पाते, सीधे खड़े नहीं हो पाते हो। तुम खड़े हो जरा। वो खड़ा तो ऐसे ही था, ऐसे लटका तो है नहीं। अरे यार बताओ, खड़े होना भी नहीं आता। बताओ जल्दी बताओ। 40 42 बताई थी, हम जो बताया करो उतना ध्यान रखा करो, अपने मन से ना बताया करो। खड़े रहो, तुम नहीं आता तुमको क्या? और कुछ क्या पूछे? तुम्हारे मन से पूछेंगे। बैठो, कुछ नहीं कर पाऊंगा तो वैसे हो, आगे बैठ के बात ना किया करो। टाइम नहीं तो तुम्हें बताते हैं हम। देखो किसी लड़के ने क्वेश्चन पूछे थे कुछ, तो उनका आंसर दे रहे हैं, शायद हाइब्रिड वाला है, निकाल लिखा। ठीक है देखो, पहला क्वेश्चन पूछा था गेहूं की कटाई के समय सरकार द्वारा घोषित मूल्य क्या कहलाता है? तो एमएसपी जानते हो? हमें बोलेंगे तो थोड़ा सा, तुम लोग तो ऐसे देखो। एमएसपी ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक, तो एमएसपी कहानी देखो क्या होती है, जनरल चीज है। ठीक है, अगर चाहो तो लिख लो, बुद्धि तो बैठता नहीं है। देखो एमएसपी की बात कर रहे हैं तो इसको जो मतलब इंग्लिश बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक, अभी साल 2 साल पहले इसको लेकर के बहुत बड़ा बखेड़ा शुरू हो गया था। ठीक है, तो वो तो अलग बात है, हमें तो यहाँ समझना है कि है क्या। तो इसको बोलते हैं हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक, तो ये जो एमएसपी है कैसे डिसाइड होती है? ठीक है, तो एक संस्थान है सीएसीपी, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, तो ये एक संस्थान है, ठीक है, इसी से संबंधित है। तो ये संस्थान क्या करता है कि जितनी भी फसलें हैं, ठीक है, अब एमएसपी कितनी फसलों पर दी जाती है? ठीक है? कौन बोल रहा? 24 कौन है? बोलो कौन, गिनाओ 24। कहाँ पढ़े हो? कौन है? अरे हम ये नहीं पूछ रहे कहाँ पढ़े हो, कहाँ से पढ़ा है तुमने? ये है जैसी शकल है, कौन बताया? कहाँ हमने चला था? तो बैठो फिर शांति से, टाइम ना वेस्ट करो। देखो जो एमएसपी होता है कुल 23 फसलों के लिए होता है। ठीक, जिसमें से 22 प्लस 1 होती है। ठीक है, 22 तो मैंडेटरी क्रॉप होती है। ठीक है, और एक जो क्रॉप होती है वो शुगर केन की होती है। ठीक, उसके लिए जो कीमत निर्धारित थी वो फिक्स नहीं रहती, वो बदलती रहती है, तो उसको बोला जाता है एफआईआरपी। ठीक है, एफआरपी फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, तो कुल 23 फसलें होती हैं। ठीक है, अब इसमें से आपकी सीरियल्स क्रॉप होती है, ऑयल सीड क्रॉप होती है, 4 कमर्शियल होती है, जैसे कपास हो गया, तंबाकू हो गया, इस प्रकार के। तो कुल 22 फसलें हैं, एक गन्ने की होती है। ठीक, तो 23 फसलों की ये एमएसपी दी जाती है। अब एमएसपी कैसे कहने का मतलब है, सरकार आपकी फसल की कीमत का निर्धारण करती है कि इतने रुपए में आपकी फसल की लागत इतने रुपए क्विंटल होगी, तो सरकार डिसाइड करती है। कैसे डिसाइड करती है? एक संस्थान है सीएसीपी। ठीक है, इससे पहले इसका नाम था एएसपी। ठीक है, एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है, तो हुआ क्या था उस समय, जैसे 60-65 में खाद्यान्न को लेकर के बड़ी समस्या थी, तो कैसे लोगों को अच्छा मतलब कि उनकी लागत का, जिन्होंने लागत लगाई है उसका उनको अच्छी मात्रा में मतलब कि पैसा मिल सके। ठीक है, जो सरकार खरीदे और उनको उतना पैसा मिले, तो क्या हुआ कि उस सबको देखते हुए तो ये सीएसीपी की स्थापना हुई। सीएसीपी अभी नाम है, सबसे पहले एएसपी आया था, कृषि लागत मूल्य की बात होती थी, तो 1965 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। तो ये क्या करता था? ठीक है, तो किसानों के वहां यानी कि गांव में जहां खेती होती थी वहां पर इसके लोग थे, वो जाते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि कोई भी क्रॉप हो, जैसे हम धान की बात करें या मक्की की बात करें, ठीक है, या कपास की बात करते हैं, तो वो लोग जाकर के देखते हैं कि उस फसल को ग्रो करने में पूरा बुआई से लेकर के उसके सारे बीज है, खरपतवार है और कीटनाशक है, कवकनाशक है, कितना टोटल इनपुट में, इनपुट की केवल बात कर रहा हूं, इनपुट में कितना खर्चा लगा यानी लागत, तो लागत देखेंगे। फिर उसके बाद वो सारी रिपोर्ट ये क्या करेंगे, ये जो संस्थान है एएसपी 1965 में था, बाद में इसका 1985 में नाम बदल करके सीएसीपी रख दिया गया। अब ये जो सीएसीपी है ये क्या करेगा, ये भ्रमण करेगा, पूरी जानकारी किसानों से देख लेगा कितने में उनका लागत आ रही है, फिर ये जानकारी भारत सरकार के पास चला जाएगा। ठीक, और ये जो एमएसपी है ये भारत सरकार जो केंद्रालय है, जैसे कृषि मंत्री के जो आता है उसके गठन में होता है। ठीक है, कौन सा? केंद्र स्तर पर। ठीक है, केंद्र मंत्रालय जो होता है उसके अंतर्गत ये काम होता है, क्योंकि सभी जैसे जितनी भी चीजें होती है, जैसे परिवहन मंत्रालय, ठीक है,
और टेक्सटाइल मंत्रालय, कोल मंत्रालय होता है, उसी प्रकार से कृषि मंत्रालय होता है। तो ये सारा काम कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो होता क्या है, ये संस्थान है, इस संस्थान के लोग जाते हैं, देखते हैं कि किसान ने अगर फसल को ग्रो किया तो कितना खर्चा आया। अब वो जानकारी लेकर के कहाँ जाएंगे, सरकार के पास, भारत सरकार के पास। भारत सरकार के किस मंत्रालय, कृषि मंत्रालय में, ठीक है, कृषि से संबंधित काम है। तो वहां पर जाएंगे तो ये सीएसीपी वाले देख ले कितना खर्चा आया, फिर ये भारत सरकार को क्या करेंगे, सिफारिश करेंगे कि किसान ने अगर इस फसल को बोया है, उसको उसमें इतनी लागत आई है, तो उस हिसाब से इस क्रॉप का मूल्य इतना होना चाहिए। क्या उसको बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक है। कोई किसान अगर प्राइवेट किसी को बेच रहा अलग बात है, लेकिन जो सरकार किसानों से खरीदेगी, ठीक है, उसका जो कितने दामों पर खरीदेगी उसको बोलते हैं एमएसपी। और ये कैसे निर्धारित होती है, इनके द्वारा। सीएसीपी केवल सिफारिश देता है सरकार को कि इतने में ये आप कर सकते हैं, इतने होना चाहिए। रेट कौन डिसाइड करता है, सरकार डिसाइड करती है, ठीक। ये केवल क्या करते हैं, देख करके आते हैं, सरकार भेज देगी कि जाओ देख करके आओ कितनी लागत आ रही है, उस हिसाब से काम करेंगे। अब ये जो लागत होती है कैसे डिसाइड होती है, इसके तीन तरीके होते हैं। पहला क्या होता है कि केवल कितनी इनपुट, यानी कि तेल है, डीजल है, यंत्र है, मिट्टी को तैयार करने में, ठीक है, और बीज कितना लगा, उसकी कितनी खर्चा आया, खरपतवार का कितना खर्चा आया, ये सब। इसमें केवल क्या होती थी, इसमें लेबर जो फैमिली घर के भी लोग काम करते हैं वो काउंट नहीं होता था। फिर क्या हुआ, दूसरा जो तरीका होता है, इसको कैसे हम एमएसपी को डिसाइड करेंगे, तो उसमें जो घर वाले लोग काम करते थे उनकी भी लेबर जुड़ गई, ठीक है, तो उस तरीके से ये सारी चीजें। और फिर तीसरा क्या होता है कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि खेत क्या लेते हैं, जैसे रेंट पर लेते हैं, ठीक है, तो रेंट का मतलब अगर आपने रेंट पर लिया तो उसका भी तो किराया कोई ना कोई तो लेगा ही। तो तीसरी जो तरीका उसमें सरकार ने बताया, और ये एमएस स्वामीनाथन ने सिफारिश दी थी कि किसान जो है वो इनपुट तो लगा ही रहा है, उसका भी पैसा मिलना चाहिए। दूसरी बात कि उसके घर के जो लेबर काम कर रहे हैं उसका भी पैसा उसको भाई मिलना चाहिए। और तीसरी बात कि जिस जमीन पर काम कर रहा है उसका भी उसको इंटरेस्ट यानी कि रेंट के रूप में जो भी बने, ये तीन चीजें मिला करके तब फसल का एमएसपी निर्धारित होनी चाहिए। लेकिन केवल वो इनपुट को देखते हैं, ठीक है, तो वो होता है एमएसपी। तो यही उसका पहली चीज का आंसर था। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कैसे क्या होता है, आपको बस इतना जानना है। 23 ये टोटल 23 फसलें होती हैं, 22 प्लस गन्ना। गन्ने की रेट निर्धारित नहीं रहती, बदलती रहती है, ठीक है, समझ गए। और ये बदलता रहता है, कोई फिक्स नहीं रहता, ठीक है। तो ये पहला आंसर हो गया, ठीक। तो दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि किस कारण से धान की खेती सबमर्ज्ड कंडीशन में की जाती है। सबमर्ज्ड का मतलब जल भराव या जलमग्न दशा में, क्योंकि धान की अगर बात करेंगे तो कैसा है, वाटर लविंग प्लांट है, ठीक है। तो पानी की जहां पर क्या होगी, पानी कमी होगी तो वहां पर धान को नहीं उगा सकते, क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोग्राम अगर हमें राइस का प्रोडक्शन करना है, अगर करता है प्लांट, तो 4 से 5,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए सबमर्ज्ड कंडीशन में ही इसको हम ग्रो कर सकते हैं। अन्यथा अगर पानी की दशा नहीं होगी, पानी आपके पास अवेलेबल नहीं है, और पूरी जो खेती होती है, यानी कि आपका कह सकते हैं नर्सरी लगाने से लेकर के पूरा जब तक लास्ट सिंचाई तक जितनी सिंचाई की जरूरत होती है, पडलिंग करते हैं, खेत में पानी भर करके फिर उसको पडलिंग करते हैं, तो उसमें भी पानी 4 से 5 सेंटीमीटर चाहिए। तो यानी ओवरऑल ग्रोथ के लिए तकरीबन यहाँ पर 150 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। अब इसमें से कितना ले रहा है वो अलग बात है, कुछ वेस्ट भी होता है, तो इतना पानी चाहिए। इसलिए इसको जहां पर जलमग्न योजना, पानी की जहां पर उपलब्धता होगी वहीं पर उसकी खेती की जाएगी, ठीक है। क्योंकि मेन कारण यही है कि जब 1 किलोग्राम के लिए सीड का प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो 5,000 लीटर की पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो फिर पूरे 1 हेक्टेयर में कितना होगा, तो ज्यादा होगा, इसलिए सबमर्ज्ड कंडीशन में होती है, ठीक। अगला है कि गेहूं में मुख्य हाइब्रिडाइजेशन विधि कौन सी। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण, ठीक है, यानी कि जब क्रॉस कराते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कि हाइब्रिड जो वैरायटी होती है, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब होता है कि दो विभिन्न जनक, जैसे संकर नस्लें पढ़ाते हैं, तो दो विभिन्न जनक हो, ठीक है। जनक का मतलब उनके आनुवंशिक गुण अलग अलग हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। और जो गेहूं में होती है उसको बोलते हैं गोजो मेथड, गोजो बिट, ठीक है। गेहूं में जो संकरण की विधि या प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है गोजो, ठीक है, उसको बोलते हैं गोजो बिट, ठीक। अब ये संकरण जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटर स्पेसिफिक, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि दो अलग अलग स्पीसीज होनी चाहिए, ठीक है। इंटर यानी कि अलग अलग, ठीक है, बिटवीन मतलब कि दो, और स्पेसिफिक का मतलब स्पीसीज। जैसे कि अगर हम गेहूं की बात करेंगे तो ट्रिटिकम, ठीक है, यहाँ पर ड्यूरम ले लिया, और ट्रिटिकम डाइकोकम का अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो इस प्रकार का संकरण हो जाएगा इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक में क्या होगा, इंट्रा का मतलब इंटू, मतलब एक ही होगी, ठीक है, एक ही स्पीसीज की दो अलग अलग वैरायटी में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं जो सिंगल जीन वाली प्रजातियां गेहूं की, जैसे कि उसमें आपका लरमा रोजो सोनारा, तो लरमा रोजो सोनारा एक सिंगल स्पीसीज, मतलब एक ही जीन की है, ठीक है, मतलब सेम स्पीसीज की होनी चाहिए। वैरायटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए। तो सेम मतलब सेम वैरायटी में, ठीक है, सेम वैरायटी में जब क्रॉस कराते हैं उसको इंट्रा बोलते हैं। और जब अलग अलग, क्योंकि देखो जो वैज्ञानिक नाम होता है इसमें जीनस और स्पीसीज दो चीजें होती है ना, पहली चीज जीनस होती है, दूसरी स्पीसीज होती है। तो देखो यहाँ पर जीनस तो सेम है, ठीक है, और यहाँ पर देखो स्पीसीज बदली हुई है, ड्यूरम और डाइकोकम है, इसलिए यहाँ पर स्पीसीज बदल दिया तो इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक। और स्पीसीज जब समान है, मान लो कि ट्रिटिकम एस्टिवम की ही जैसे सोनालिका है, एचडी 2329 है, यानी कि स्पीसीज सेम है, वैरायटी अलग अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक। लेकिन जो ये तरीका होता है गेहूं में उसको गोजो विधि बोलते हैं। तो ये आपका तीसरा आंसर हो गया, ठीक। अगला है कि भारतीय मानकों के अनुसार गेहूं चोकर में कच्ची प्रोटीन होती है, तो होती है, प्रोटीन तो पाई जाती है। अब इस प्रश्न को हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा है, कितनी होती है, तो कितनी, क्या तकरीबन 8 से 9% के बीच में होती है, ठीक है, चोकर जो होता है। अगला है कि धान की फसल में पाई जाने वाली ग्रेन स्टार्च बनी होती है। ग्रेन स्टार्च का मतलब क्या है, जो स्टार्च है ये मंड होता है, मंड का मतलब एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है। तो स्टार्च जो होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड का मतलब कई सारी ग्लूकोज की जैसे यूनिट होती है वो मिलकर के बनाती है, इसको पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। तो वो स्टार्च यानी कि मंड के रूप में होता है। तो ये क्वेश्चन थे, ठीक है, समझ गए होंगे आशा करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा था तो बता रहे थे उतनी देर से, तुम्हें तो समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, सोयाबीन की खेती के बारे में। वैसे इसमें कुछ क्वेश्चन है उनके लेवल के नहीं है, कैटेट लेवल के, ठीक है, लेकिन पूछा तो बता दिया है सोयाबीन की खेती। वादों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, समझ में आया, हम उसको केवल बताने के उद्देश्य बता रहे थे, समझाने के उद्देश्य नहीं। तुम समझ गए तो ठीक है, क्योंकि जितने जो लेवल का है उतने लेवल का पढ़ो, ठीक है। हाँ, बाकी एमएसपी के संदर्भ में ये ध्यान रखना कि कितनी फसलें आती हैं, समझ गए, क्या समझे, 22 प्लस गन्ना कुल 23, समझ गए, क्या हुआ, क्या हुआ बताओ, लिखो क्या लास्ट पॉइंट क्या लिखा था। हाँ, अब अगला लिखो, जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन में जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होता है, तो 70% होता है, ठीक है। सोयाबीन में अंकुरण प्रतिशत लगभग 70% होता है, ठीक। दूसरी बात, यहां पर इसमें विषाक्त तत्व पाया जाता है, यानी टॉक्सिक कंपाउंड पाया जाता है, ठीक है। तो लिखो सोयाबीन में एक
विषाक्त तत्व पाया जाता है जिसको गाइट्रोजेनिक के नाम से जानते हैं, जिसको गाइट्रोजेनिक कहते हैं। ठीक, अगला लिखो, सोयाबीन में मेथियोनिन अमीनो एसिड पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है ना? तुमने यार पहले बोल दिया, चलो समझदार। ठीक, सोयाबीन में मेथियोनिन अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल पाया जाता है, समझ गए? जबकि क्या होता है, दलहन में इसकी कमी पाई जाती है, क्योंकि जो सल्फर कंपाउंड हमने बताया था, ये जो मेथियोनिन होता है, ठीक है, इसकी जो संरचना होती है उसमें सल्फर का तत्व भाग लेता है, तो इसको सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बोलते हैं, बायो में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये पाया जाता है इसमें। ठीक है, अगला हटाएं इसको। है वो लड़का नहीं आया? हाँ, उस दिन वाला नाम पता है तुम्हें? अच्छा चलो, अब इसमें कौन कौन सी वसा पाई जाती है लिखो। सोयाबीन में ओमेगा 3 एवं लिनोलेनिक वसा पाई जाती है। ठीक, अगली बात, सोयाबीन का जो प्लांट होता है C3 प्लांट होता है, और सॉर्टे प्लांट होता है, और सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होता है। ठीक है, सोयाबीन का पादप या पौधा C3, लघु दिवस एवं स्वपरागित होता है। चलो, C3 का मतलब पता है किसी को? क्यों हम इसको C3 प्लांट बोलते हैं और C4 होता है, क्यों बोलते हैं? अरे भाई, हमको मार्कोलॉजी ना समझाओ, हमको फिजियोलॉजी बताओ। किसे पता? लो हम बताते हैं। देखो, जब प्रकाश संश्लेषण तो पढ़े नहीं होगे। देखो, प्रकाश संश्लेषण जब होता है, ठीक है, तो उसमें जब साइकिल चलती, कार्बन साइकिल, ठीक है, कार्बन को फिक्स किया जाता है। ठीक, जब कार्बन को फिक्स करते हैं तो दो टाइप की साइकिल होती है। ठीक है, एक C3 साइकिल, एक C4 साइकिल। अब ये क्यों C3 है, क्यों C4 है? देखो, C3 साइकिल में क्या होता है कि ऐसे पादप, जब कार्बन का क्या होता है, फिक्सेशन, यानी कि जब कार्बन को फिक्स करते हैं, साइकिल चलती है, फिर उसमें पढ़ोगे प्रकाश संश्लेषण में, तो जब पहला कंपाउंड बनता है, यानी फिक्स करेंगे, रिएक्शन होती है, तो जब फिक्स होकर पहला कंपाउंड बनता है जिसको 3PGA बोलते हैं, फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो 3 कार्बन वाला होता है। पहला जब पहली साइकिल जब चलती है तो साइकिल की शुरुआत में पहला स्थायी उत्पाद जो बनता है वो 3 कार्बन वाला होता है, जिसको 3PGA बोलते हैं, इसलिए उस साइकिल को C3 साइकिल बोलते हैं। समझ आया? बाकी और भी उत्पाद बनेंगे 4 कार्बन 5 कार्बन वाले, लेकिन पहला जो उत्पाद बना वो 3 कार्बन वाला है, इसलिए उस साइकिल को क्या बोला? अब क्या होता है, कुछ पादप होती है उसमें पहला जब साइकिल कार्बन ही चलेगी, फिक्स कार्बन ही होगा, लेकिन जो पहला उत्पाद बनेगा वो 4 कार्बन वाला होगा, जैसे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है तो 4 कार्बन वाला बनता है, मैलिक एसिड 4 कार्बन वाला है, तो इसलिए उस साइकिल को C4 बोलते हैं। और जिन पादपों में होता है मक्का, तो उसको क्या बोलेंगे? C4 प्लांट बोलते हैं। समझ आया? हां, एक लोग बता रहे थे कि 3 है, तुम खड़े हो जरा, हमने क्या बताया C4 क्या होता है इनको बताओ। राम राम चले गए अयोध्या, रावण मर गए और इनको पता नहीं चला C4 क्या होता है। बताओ क्या बोल रहे हो? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बताओ, नहीं होती तुम बताओ फटाफट। नहीं समझ क्या, आप फिर से बताओ। हम इसलिए एलैबोरेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है, हमें और अपना सब्जेक्ट देखना, बताते हैं। देखो, जब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होती है, तो वहां पर जब जो प्रकाशीय प्रक्रिया होती है उसके बाद जो उत्पाद बनता है उसमें कार्बन CO2 बनता है, तो CO2 का फिक्सेशन होता है। ठीक है, ऊर्जा बनने के लिए CO2 जब फिक्स होती है, ठीक है, तो उसके लिए एक साइकिल चलती है, इसको C3 साइकिल पढ़ते हैं। ठीक है, बोलते हैं। तो जब इसका फिक्सेशन होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो जब ये फिक्सेशन होगा मतलब इसकी रिएक्शन होती है और रुबिस्को एंजाइम काम में आता है। ठीक है, कुछ एंजाइम होंगे, तो ये जब फिक्स होता है RUBP के साथ ये जुड़ेगा और रुबिस्को एंजाइम आएगा, तो जब ये फिक्स होगा तो ये 3PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड के 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है। जब साइकिल चलेगी तो पहला उत्पाद बनता है C3 साइकिल में, तो 3 कार्बन वाला होता है। तो जिन पौधों में 3 कार्बन वाला पहला उत्पाद बनता है उसको उन पादप को क्या बोलते हैं? C3 प्लांट। और किन्हीं किन्हीं में क्या होता है, ये साइकिल क्या होती है, चलती है, लेकिन पहला कार्बन जो बनता है स्टेबल कंपाउंड कार्बन 4 कार्बन वाला होता है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? जैसे मक्का। ठीक है, और भी होते हैं। समझ में आया? बस यही अंतर है कि जो साइकिल चल रही है उसमें फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो वो कार्बन का जो पहली शुरुआत जो हुई है, पहला जो स्थायी यौगिक बना वो कितने कार्बन वाला है, इसी के नाम पर पड़ गया C3 C4। समझ में आया? आया कि नहीं आया? क्या आया बताओ? है, तुमको आएगा भी नहीं, बताओ क्या आया? अब भैया इससे ज्यादा हम कुछ और करके समझा नहीं सकते, बताओ, तुम समझ में आया? हाँ, मतलब जो जैसे अभिक्रियाएं होती हैं तो उसमें कंपाउंड बनता है कि नहीं बनता है, तो उसी प्रकार इसमें भी अभिक्रियाएं होती हैं। एक तो जो पहला स्थायी उत्पाद बना, उत्पाद तो बहुत, लेकिन जो स्थायी मतलब जो स्थायी हो कभी गायब नहीं, उसी से आगे होता है। स्थायी उत्पाद जो बना वो 3 कार्बन वाला होता है, इसलिए उसको 3 कार्बन वाला प्लांट बोल देते हैं C3। इसमें 4 बनते हैं, उसको C4 बोल दिया जाता है। बस समझे कि नहीं समझे? अब उससे ज्यादा हम नहीं बता सकते, उससे ज्यादा फोटोसिंथेसिस में पढ़ना। ये तो कई लोग बताते भी नहीं है, इतना नहीं पता होता उनको। कुछ लोग तो बताते हैं कि 3 बार साइकिल चलती है इसलिए C3 बोलते हैं। मतलब कुछ भी, विज्ञान का मतलब ये थोड़ी ना कुछ भी जो है वो है। अब देखो, शॉर्ट प्लांट का मतलब ऐसे पादप जिनको 10 से 12 घंटे की आवश्यकता होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए सनलाइट की। ठीक, और स्वपरागित का मतलब, सेल्फ पॉलिनेटेड का मतलब पुमंग और जायान दोनों ही एक ही फ्लावर में होंगे तो स्वपरागित हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? चलो आगे लिखो सोयाबीन के बारे में। तो आपका ये हो गया। अब इसमें कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी? ठीक है, सोयाबीन में ना समझ में आया जाना भी तो खोल के देखना कि C3 साइकिल क्या होती है, तो समझ में आ जाएगा अभी। ठीक, सोयाबीन में, ठीक है, ग्लाइसिन व ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है।
जब तक तुम्हारी बॉटनी नहीं कंप्लीट होगी, ठीक है, तब तक तुम इसमें एग्रोनॉमी रटना ही काम होगा, ठीक है, तब तक बॉटनी नहीं कंप्लीट होगी, प्रोटीन पाई जाती है, इसीलिए ग्लाइसिन मुख्य है, इसलिए इसको हाँ ठीक। तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद अगर विश्व में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका है, ठीक है, किसका है, अमेरिका यानी यूएसए का, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन यूएसए का है, ठीक, और एक होते हैं कैम प्लांट, ठीक है, रेजोल्यूशन अमीनो एसिड वाले, ठीक है, तो उसमें दोनों होता है, ठीक है, और ये तो सीधे डे नाइट का ये होता है, ये स्टोमेटा पर डिपेंड करता है, ठीक है, तुमको भी नहीं समझ आ रहा होगा, जब तुम फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अभी खाली इतना समझो। चलो अब यहाँ पर विश्व में, हाँ भारत में सर्वाधिक उत्पादन किसका है, मध्य प्रदेश का, सर्वाधिक उत्पादन एमपी का है, ठीक, ना लिख लिया, पढ़ दें। अब इसीलिए क्या होता है, मध्य प्रदेश का उत्पादन ज्यादा है, तो सोयाबीन की जो एनआरसी है, एनआरसी का मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर, ठीक है, तो वो मध्य प्रदेश में है। दूसरी बात कि जब सोयाबीन का उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो इसलिए उसको फोर्ट ऑफ सोयाबीन या सोयाबीन का किला बोला जाता है, ठीक है, तो लिखो इसीलिए मध्य प्रदेश को फोर्ट ऑफ सोयाबीन कहा जाता है। फोर्ट का मतलब किला, ठीक है, सोयाबीन की जो एनआरसी है वो भी मध्य प्रदेश में, ठीक। अब ऐसा क्यों है, हमने बताया था जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहां पर उपस्थित हैं, तो क्या करना है, ठीक है, सोयाबीन की एनआरसी, अब ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम हमने लिखा है तो वहां बताया था क्या है ना, एनआरसी मध्य प्रदेश में है, ठीक, अब मध्य प्रदेश में होगा कहीं देख लेना। अब उसके बाद अगली बात की सोयाबीन जो है विश्व में अगर प्रश्न पूछा है ट्रांसजेनिक क्रॉप, किस ट्रांसजेनिक क्रॉप को उगाया जाता है, तो सोयाबीन। अब ये ट्रांसजेनिक क्रॉप का मतलब क्या है, देखो ट्रांसजेनिक का मतलब, ट्रांस का मतलब परिवर्तन, जेनिक का मतलब जीन, जीन में परिवर्तन करके जो फसल उगाना, ठीक। अब जीन में क्यों परिवर्तन के कई सारे कारण होते हैं, तो अमेरिका में सबसे ज्यादा क्या होता है, उत्पादन होता है, सोयाबीन होता है, तो वहां पे क्या जब इसमें खरपतवार लगते हैं, ठीक, तो खरपतवार लगते हैं तो उसमें फिर उन्हें काम ज्यादा लगेगा, मेहनत लगेगी, निकालना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया कि सोयाबीन की ऐसी प्रजातियां विकसित की जिसमें क्या हो कि जो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड जैसे ग्लाइकोफास, क्या उसको ग्लाइकोसोफाट क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइसोफेट, नाम बड़ा अजीब है, हम ले नहीं पाते हैं, ग्लाइसोफेट करके कुछ होता है, तो वो जो आपका नाम है मतलब हर्बिसाइड नॉन सिलेक्टिव, मतलब कि चाहे खरपतवार हो चाहे फसल डालो तो सब समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उससे छुटकारा के लिए तो जो सोयाबीन है वो ट्रांसजेनिक बना दिया, इसी जीन उसमें डाल दिया कि जो आपका ये नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, ठीक है, क्या नाम है, ग्लाइसोफेट, ठीक है, तो इसको जब डालेंगे तो अब चूंकि उसमें इसी जीन आ गई, उसके प्रति क्या है, रोधी हो गई, मतलब रेजिस्टेंट हो गई, मतलब उस केमिकल का जो इफेक्ट होगा उस पर नहीं पड़ेगा, और बाकी जितने खरपतवार और कोई फसल होगी सब चले जाएंगे। इसलिए ये ट्रांसजेनिक क्रॉप का चूंकि सबसे ज्यादा उत्पादन सोयाबीन का यूएसए में है, अमेरिका में, और ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है उन्होंने मतलब सबसे ज्यादा विश्व स्तर पर ट्रांसजेनिक क्रॉप जो उगाई जाती है वो सोयाबीन है, ठीक है, समझ गए, नहीं समझे, क्यों ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाई, खरपतवार लगते हैं तो मेहनत करना चाहते नहीं है, एकदम में सबको उड़ाना चाहते हैं, अब एकदम में सुनाएंगे तो फिर सोयाबीन में चला जाएगा, तो उन्होंने क्या इसको ट्रांसजेनिक बना दिया, ऐसी जीन डाल दी कि वो जो केमिकल है उसके प्रति रेजिस्टेंट हो जाए, प्रतिरोधी हो जाए, यानी कि उस पर इफेक्ट ना पड़े, बाकी जो खरपतवार हैं वो खत्म हो जाए, ठीक। तो इसलिए विश्व में सर्वाधिक ट्रांसजेनिक उगाई जाने वाली फसल सोयाबीन है, ये प्रश्न आए तो, ठीक है, लिखो। अच्छा ये बता दिया था कि जो है, हाँ ट्रांसजेनिक, देखो ट्रांस का मतलब ट्रांसफर यानी कि इधर से उधर करना, जेनिक का मतलब जीन से आया, जीन को ट्रांसफर किया गया, मतलब कोई जीन ऐसी इसमें डाल दी गई कि जो ग्लाइसोफेट है उसके प्रति क्या हो, ये प्रतिरोधी हो, ठीक है, उस पर इफेक्ट ना पड़े, बाकी सारे खरपतवार खत्म हो जाए, ठीक। तो ये ट्रांसजेनिक क्रॉप। अब उसके बाद दूसरी बात इसमें ये बता दिया था कितनी नाइट्रोजन ये फिक्स करता, लिखा दिया था। अब एक बात और ध्यान रखो, जब वो हाँ मतलब तुम्हारे सिलेबस में नहीं लूसर्न, ठीक है, तो वो भी चारी की फसल है, तो जो लूसर्न होती है सबसे ज्यादा, जो दलहनी फसल है लूसर्न है, ठीक है, चारी की भी है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, कितना साल में प्रति हेक्टेयर, वो 194 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन को फिक्स करती है, समझ रहे हो, आखिर है क्या क्या, तुम पागल हो क्या, हम लेग्यूम क्रॉप की जड़ों काठों में बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम, या दलहनी वाले में, दलहनी जब गेहूं में करती होती तो उसमें क्यों नाइट्रोजन डालते हैं, जो लेग्यूम क्रॉप होती हैं राजमा को छोड़ करके, ठीक, उसके अलावा सभी करती हैं, अब कुछ कम करती हैं कुछ ज्यादा करती हैं। अब उससे याद आ गया कि एक प्रश्न आया था लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं, वो 194 करती हैं, सोच करके ही आंखें नंगाड़ा हो जाएंगे, कितना ज्यादा भाई, 120-30 किलोग्राम तो तुम डालते हो, ठीक है, समझ गए कि नहीं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चारे की रानी बोलती है। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर तुम्हारा जो अगर प्रायोरिटी दोगे तो बरसीम आ जाएगा, ठीक है, समझ गए, और ये 58 किलोग्राम, सबका अलग अलग होता है। चलो क्योंकि होता क्या है उसमें, जो जैसे यहाँ पर बताया था राइजोबियम जैपोनिकम बैक्टीरिया पाया जाता है, तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम मिलेटोनी नामक एक सब स्पीसीज होती है, तो उस स्पीसीज की जो बैक्टीरिया होती है वो ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में सक्षम होती है, ठीक है, ये कारण है। तो ये लिख लिया, तो यहाँ पर वो बता दिया था, ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई। अब उसके बाद अब लिखो जलवायु, अभी टाइम है 5 मिनट, देखो जलवायु लिखो। अब जैसे जो वन लाइनर वाले थे, जो क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे वो हमने सारे लिखा दिए, ठीक, कुछ बचा होगा तो लास्ट में बता देंगे। अब जो है हम खेती प्रॉपर तरीके से कंप्रहेंसिव व्यू में शुरू कर रहे हैं, तो जलवायु की बात करेंगे। अच्छा एक बात और लिखो उसमें कि वनस्पति घी किससे तैयार किया जाएगा, तो सोयाबीन के तेल से करते हैं, ठीक है, वनस्पति घी सबसे ज्यादा जो है मुख्य रूप से सोयाबीन से। तो जलवायु यानी कि क्लाइमेट, तो सोयाबीन किस ऋतु का पादप है? रबी का है। तुम आगे बैठ के गलत ना बोला करो,
ठीक है। तो खरीफ का है तो खरीफ के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा तापमान होना चाहिए और आर्द्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखो, सोयाबीन एक खरीफ ऋतु की फसल है, ठीक, जिसको उच्च ताप एवं आर्द्रता आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ठीक, अब उसके बाद ये तो हो गया, अब टेम्परेचर कितना चाहिए, ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो वृद्धि के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए इसको 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और सोयाबीन की खेती समुद्र तल से 1200 से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाई पर कर सकते हैं। ठीक, ये जलवायु के बारे में हो गया। लिख लीजिए, जॉब पूछ के आओ। फिर मिट्टी जो है जैसे बलुई दोमट और काली कपासी मृदा, ठीक है, वो चाहिए। और दूसरी बात क्या नहीं समझ आ रहा, आवश्यकता लिखा है 1200 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई से समुद्र तल से, और उसमें अच्छी होती है। ठीक है, पीएच जो है 6 से लेकर 7.5, तो जब मिट्टी के बारे में बताएंगे वहां बताएंगे। जो इसमें पहले जो हमने ये पॉइंट लिखाए हैं इनको जरूर पढ़ना, क्योंकि ये खेती की पढ़ाई आती है, खेती में नहीं होती, अलग से क्वेश्चन पूछे, अलग से रहते हैं। ये कुछ क्वेश्चन इसमें पेपर में पूछे गए हैं। मैंने बोला भी कुछ, मंडे को सब तैयार रहना है, ऊर्जा से खा पी करके आना। इस हफ्ते कुछ नहीं मिला है शायद। कहा भाइयों कहाँ गया है, सर से पूछ के आओ। अरे सर से पूछ के आओ, जाके जाओ। हो गया भैया, छोड़ दे। नहीं टाइम किसने बताया, बता दिया 8:20, ठीक है। ठीक, जय हिंद सभी को। ठीक है, कल के लिए ऑल द बेस्ट, राधे राधे।